नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर कुछ समय से हस्तलिखित ही वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि देखिए, आपके लाइक और कमेंट्स से ही हमें पता चलता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। उसी के आकलन पर हम अगला वीडियो बनाते हैं। तो आपके लाइक और कमेंट्स के माध्यम से ही यहाँ पर हम आकलन करके अगला वीडियो बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले लाइक करना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वीडियो कैसा लगे। जब वीडियो समाप्त हो जाए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहपाठी जो शिक्षक संबंधित भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करना है ताकि उनको भी लाभ मिले। यहाँ पर आपको हिंदी पेडागोजी में 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट से करना है और अंत में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आपको कर लेना है। कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट आपको 1 बाय 1 आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगी। आपकी सारी एनसीईआरटी की बुक वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी उस चैनल के माध्यम से। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। जो मेथड शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, जर्मन, फ्रेंच, चीनी या फिर लैटिन। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है तो याद रखिएगा ये लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मोड़, माध्यम या फिर रास्ता। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रायोजना विधि के प्रवर्तक माना गया है। किसे माना गया है, हेनरी किलपेट्रिक को, जॉन डीवी को, डेनी मोराविन को या फिर सभी को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हेनरी किलपेट्रिक को। याद रखिएगा, जॉन डीवी के शिष्य विलियम हेनरी किलपेट्रिक को प्रायोजना विधि के प्रवर्तक माना गया। यदि विकल्प में, चारों विकल्प में हेनरी किलपेट्रिक नहीं दे, जॉन डीवी दे, तो वहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। कब होगा, जब किलपेट्रिक विकल्प में ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, प्रायोजना विधि की विशेषता है। यहाँ पर आपको विशेषता बताना है प्रायोजना विधि की कौन सी होगी। यहाँ विधि करके सीखने पर बल देती है, बिल्कुल सही है। जो प्रायोजना विधि है यह करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में व्यवहारिकता को बल मिलता है, बिल्कुल सही है। इस विधि में व्यवहारिकता को बल मिलता है। यहाँ बालकों के मानसिक विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। जो प्रायोजना विधि होती है यह बालकों के मानसिक विकास में सहायक होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। कुछ और विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यह विधि अनुभव व क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह बालकों के मानसिक विकास में सहायक होती है। बालक मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं प्रायोजना विधि में। इस विधि में स्वदेश एवं प्रायोजना का सिद्धांत लागू होता है। इस विधि में व्यवहारिकता को बल मिलता है, जिसके बारे में अभी आपको बताया। और जो कि इम्पोर्टेंट है कि यह विधि करके सीखने के शिक्षण सिद्धांत पर बल देती है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक विषय को दूसरे विषयों के साथ संबंधित करके पढ़ाया जाता है प्रायोजना विधि में, और इस विधि के द्वारा आत्मविश्वास व पूर्ण अवसर मिलता है। प्रायोजना विधि में कुछ विशेषताएं थी प्रायोजना विधि की, जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था, क्योंकि जरूरी नहीं कि चारों विकल्पों में आपको ये जो मैं आपके सामने विकल्प रखा हूँ यही दे, बाकी के भी विकल्प आपको दे सकते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, प्रायोजना विधि के प्रकार है। कितने प्रकार होते हैं प्रायोजना विधि के, 4, 2, 6 या फिर 9। तो राइट आंसर होगा 4। याद रखिएगा, प्रायोजना विधि के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समस्यात्मक प्रायोजना, कलात्मक या फिर इसे आनंदात्मक प्रायोजना भी कहते हैं, अभ्यासात्मक प्रायोजना और रचनात्मक प्रायोजना। ये 4 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, प्रायोजना विधि के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, जिसके बारे में आपको मैं अभी बताया हूँ। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया और कब किया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1910 में किया, 1900 में किया, 1915 में किया या फिर 1920 में किया। तो राइट आंसर होगा कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण महाविद्यालय के रिचर्ड महोदय ने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सन 1900 में किया। कब किया? 1900 में किया। किसने किया? रिचर्ड महोदय ने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सन 1900 में सर्वप्रथम किया। याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायोजना विधि के सोपान है। यहाँ पर आपको प्रायोजना विधि के सोपान बताने हैं, कौन कौन से हैं। परिस्थिति का निर्माण है, योजना का चयन है, योजना निर्माण है, योजना का क्रियान्वयन है या फिर उपरोक्त सभी है। यहाँ पर आपको 5 विकल्प मिले हैं क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प को बढ़ा दिया गया है। प्रायोजना विधि के सोपान आपको बताने हैं, तो राइट आंसर होगा परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन, योजना निर्माण और योजना का क्रियान्वयन। ये चारों ही प्रायोजना विधि के सोपान है। यहाँ पर देखिए, प्रायोजना विधि को सुचारू रूप से प्रयोग में लाने के लिए 6 चरणों का अनुगमन किया है या फिर 6 सोपान दिए हैं। कौन कौन से? परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन या फिर व्यवस्था भी आप कह सकते हैं, मूल्यांकन का निर्माण और कार्य का लेखा जोखा रखना। ये 6 चरण या फिर 6 सोपान बताए हैं जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, देखिए हमने अभी प्रायोजना विधि के सारे प्रश्नों को जाना, अब हम यहाँ पर पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सारे प्रश्नों को जानेंगे। यहाँ पर आपको बताना है इसे कहा जाता है और क्या कहा जाता है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहा जाता है, संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति कहा जाता है, विचारों की अभिव्यक्ति कहा जाता है या फिर ये सभी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जगह आपको सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे यदि आपको नहीं पता होगा कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षक विधि के जन्मदाता कौन है। यहाँ पर जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इसके जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। कौन है? जॉन डीवी है, डेजी मोरविन है, किलपेट्रिक है या फिर फ्रोबेल है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता डेजी मोरविन है। कौन है? डेजी मोरविन है पर्यवेक्षित विधि के जन्मदाता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते। देखिए, सबसे पहले हमने प्रायोजना विधि के बारे में जाना, फिर हमने यहाँ पर जाना कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन है। मैंने आपको प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन बताया था? सर विलियम किलपेट्रिक बताया था। फिर मैंने आपको पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता बताया, कौन थे? डेजी मोरविन। अब यहाँ पर आपको खेल विधि के प्रवर्तक के बारे में बताना है कि कौन है। फ्रोबेल है, किंटर है, कोल्डवेल कुक है या फिर गार्टन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो कोल्डवेल कुक माने जाते हैं। कौन? कोल्डवेल कुक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फिलोसफी ऑफ ले किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलोसफी ऑफ ले जो पुस्तक है वो किसकी है। ड्यूलिक की है, गार्टन की है, फ्रोबेल की है या फिर कोल्डवेल कुक की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो फिलोसफी ऑफ ले है दोस्तों, ये ड्यूलिक की पुस्तक है। किसकी है? ड्यूलिक की। याद रखिएगा, खेल को परिभाषित करते हुए ड्यूलिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी ऑफ प्ले में लिखा है कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल। यदि एग्जाम में पूछे कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये ड्यूलिक के द्वारा कहा गया। कौन सी पुस्तक में लिखा गया है? तो ये फिलोसफी ऑफ प्ले में लिखा गया है। फिलोसफी ऑफ प्ले किसकी पुस्तक है? तो ये ड्यूलिक की पुस्तक है। यहाँ पर पढ़ने में कुछ ऊंच नीच हो गई है तो उसके लिए क्षमा करना, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आपको उसको इग्नोर करना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया। यहाँ पर जो पढ़ना सिखाने के लिए जो साहचर्य प्रणाली है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? फ्रोबेल के, मॉन्टेसरी के, जॉन डीवी के या फिर मेंजिल के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ना सिखाने के लिए जो साहचर्य प्रणाली का निर्माण किया है वो मॉन्टेसरी द्वारा
किया गया है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है वह विधि कौन सी है? दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि या फिर सूत्र विधि। यहाँ पर चारों भाषाई कौशलों के बारे में पूछा गया है। कौन कौन से चारों भाषाई कौशल? शायद जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषा के कौशल होते हैं। इन्हीं के बारे में पूछा गया कि वह विधि कौन सी है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर होगा अनुकरण विधि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह विधि अनुकरण विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके विकास हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण का कारण। यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण का आपको कारण बताना है। क्या होगा? प्रयत्न लगाव होगा, वागेंद्रियों में विकार होगा, अक्षर ज्ञान होगा या फिर सामाजिक प्रभाव होगा। यहाँ पर सामाजिक लिखा हुआ है, सामाजिक प्रभाव होगा। इन चारों कारणों में से बताना है कि कौन सा कारण अशुद्ध उच्चारण का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वागेंद्रियों में विकार। याद रखिएगा, जो अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है वो वागेंद्रियों में विकार होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि। यहाँ पर फोटो क्लिक करने में थोड़ा सा ब्लर हुआ है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि आपसे पूछा गया है कितने मिनट की होती है? 42 मिनट की होती है, 28 मिनट की होती है, 36 मिनट की होती है या फिर 30 मिनट की होती है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है वो 36 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों श्रुत लेखन विधि का? इसके बारे में आपको बताना है। एकाग्र चित्ता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास या फिर वाचन गति का विकास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है वो रहेगा वाचन गति का विकास। ये श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। एकाग्र चित्ता का विकास, लेखन गति का विकास और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास, ये तीनों ही उद्देश्य श्रुत लेखन विधि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हर्बट उपागम के पद है। यहाँ पर हर्बट उपागम के आपको पद बताना है कितने हैं? 3 हैं, 5 है, 8 है या फिर 9 है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 5। याद रखिएगा, जो हर्बट्स उपागम के पद होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, व्यास विधि है, उद्बोधन विधि है या फिर खंडान्वयन विधि है? तो राइट आंसर होगा उद्बोधन विधि। याद रखिएगा, जो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि होती है वो उद्बोधन विधि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? हर्बट की है, जॉन डेवी की है, ब्लूम की है या फिर मॉरिसन की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा हर्बट। याद रखिएगा, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय जो देन है वो किसकी है? हर्बट्स की है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है? सुनना, लिखना, पढ़ना या फिर उच्चारित करना? तो यहाँ पर देखिए सरल सा प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति रूप पूछा गया है। तो लिखना, जाहिर सी बात है, लिखना ही लिखित अभिव्यक्ति रूप होता है भाषाई कौशल का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रंगमंच अभिनय विधि है गद्य की, पद्य की, नाटक की या फिर सभी की? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो रंगमंच अभिनय विधि है दोस्तों ये नाटक की है। नाटक की रंगमंच अभिनय विधि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है? दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या फिर अनुवाद? इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को सबसे पहले तो हमें ध्यान से पढ़ना है। उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा अनुवाद। याद रखिएगा, दृश्य विधान, अभिनय और कहानी ये तीनों ही उद्बोधन विधि के उपदेश हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में या फिर पाठ्य पुस्तक विधि में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि में। याद रखिएगा, जो व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जा सकती, आगमन विधि में, निगमन विधि में और पाठ्य पुस्तक विधि में दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी विशेषता नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। वेधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या फिर व्यापकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आत्मनिष्ठता। याद रखिएगा, एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं होती है वो आत्मनिष्ठता नहीं होती है। वेधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता ये तीनों ही एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? इम्पोर्टेंट है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है इसके बारे में आपको बताना है। गठन विधि के, प्रत्यक्ष विधि के, वेस्ट की विधि के या फिर परोक्ष विधि के। तो यहाँ कथन परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? भाषा संसर्ग विधि, प्रवचन विधि, निर्देशन विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। इम्पोर्टेंट है, रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। ये रचना शिक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आती है। प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और निर्देशन विधि ये तीनों ही रचना शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आती है। भाषा संसर्ग विधि नहीं आती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से हरबटी विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है प्रश्न में। यहाँ पर निम्न में से हरबटी विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा हरबटी विधि से संबंधित कथन सत्य होगा? इस विधि के प्रवर्तक हरबट से है, बिल्कुल सही है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि हरबटी विधि के प्रवर्तक कौन है? हरबट है। इस विधि में 5 सोपान का अनुकरण किया गया है। इसका भी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया था, पूछा गया था हरबटी विधि या फिर हरबट ने कितने सोपान दिए हैं। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था 5 सोपान दिए हैं। तो बी वाला भी बिल्कुल राइट है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त तो सभी होगा। सिर्फ आपको प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है, असत्य कथन नहीं पूछा गया है, मिसप्रिंट हुआ है। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है, निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर या फिर सामान्य से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामान्य से विशेष की ओर। साधारण सा प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि निगमन विधि का जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विशेषणात्मक विधि के प्रयोग होता है, विधि में प्रयोग होता है शब्द के वर्ण का, वर्ण से शब्द का, शब्द से वाक्य का या फिर वाक्य से पैराग्राफ का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शब्द से वर्ण का विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। देखिए, विश्लेषणात्मक विधि के बारे में 2 से 3 वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि विश्लेषणात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला वाला। लेकिन कमेंट से में आपको बताना है कि विश्लेषणात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है। याद रखिएगा, कमेंट से में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो साधारण तौर पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? प्रथम, तृतीय, षष्ठम या फिर चतुर्थ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, यहाँ चतुर्थ, इकाई विधि के चतुर्थ सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय मानी जाती है? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि या फिर अनुकरण विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण यंत्र विधि। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण यंत्र विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय मानी जाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे दोस्तों आज के, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। यदि अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना है, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो साथ में आपको शेयर कर देना है इस वीडियो को। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।